बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 है मेजरमेंट्स, और इसमें हम एक्सरसाइज कर रहे हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। पहला हमारा चैप्टर है, उसकी एक्सरसाइज के पहले 4 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। 1.5 में क्या कहा जा रहा है? एन ओल्ड सेइंग इज दैट अ चेन इज ओनली as strong as its weakest link. What analogous statement can you make regarding the experimental data used in computation? बच्चों, कहा जा रहा है कि एक पुरानी कहावत है कि कोई भी चेन उतनी ही मजबूत होती है कि जितनी उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी। आपके सामने ये एक चेन मैंने दिखाई है, इसकी ये तमाम रिंग्स बहुत ज़्यादा मजबूत हैं कि आप इसको तोड़ नहीं सकते, ठीक है। और उसके अंदर एक बारीक सी मैंने एक लिंक लगा दी है जो कि एक बारीक सी वायर से बनी हुई। अगर आपसे कहा जाए इसको तोड़ें तो आप ऐसे 1 मिनट में ऐसे तोड़ देंगे। तो आप इतनी बड़ी बड़ी मजबूत किस्म की रिंग्स लगाई हैं, लेकिन इसकी मजबूती को कंट्रोल किसने किया? सबसे कमज़ोर जो लिंक है इसका, जो कि बारीक सी वायर से आपने बनाया, ठीक है। अगर ये एक लिंक बदल के आप ये हैवी लगा देते तो आप जितना मर्जी जोर लगाते आप ये रिंग तोड़ ना पाते। सिर्फ एक रिंग इसकी कमज़ोर है, तो उस एक रिंग की वजह से इस पूरी चेन की मजबूती बनी हुई थी, ठीक है। अगर ये रिंग टूट गई तो फ़ौरन से ये चेन टूट जाएगी। तो अब आपसे क्या कहा जा रहा है? व्हाट एनालोगस स्टेटमेंट कैन यू मेक? आपने एक एनालोगस स्टेटमेंट बनानी है किससे मुतालिक? रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंटल डाटा यूज इन कंप्यूटेशन। एक्सपेरिमेंटल डाटा या एक्सपेरिमेंट से हासिल होने वाला डाटा जिससे आप कोई ना कोई वैल्यू, कोई रिजल्ट कंप्यूट करते हैं, उससे मुतल्लिका आपने एक एनालोगस स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है। तो पहले ज़रा सुन ले, फिर मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता हूँ और यहाँ पर आपको मैं प्रूव करके भी बताऊँगा ताकि आपके माइंड के अंदर एक क्लियर कंसेप्ट बन जाए कि आखिर ऐसा क्यों, ठीक है। ये देखिए, The analogous statement for experimental data used in the computation will be, अब वो क्या स्टेटमेंट होगी जरा सुनिए। A result obtained by the mathematical computation of experimental data, एक्सपेरिमेंटल डाटा को कंप्यूट करके उससे वैल्यू प्लस माइनस करके कुछ करके जो आप एक रिजल्ट निकालते हैं, इज ओनली एज मच एक्यूरेट, वो उतना ही दुरुस्त होगा एज इट्स लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग, जितनी कि इसके कम से कम एक्यूरेट रीडिंग होगी, ठीक है। कि आप वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो कुछ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ को, उससे आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता है, ठीक है। अब जो रिजल्ट है वो आपका कितना एक्यूरेट होगा? जितनी आपकी लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग की एक्यूरेसी होगी, ठीक है। कम से कम एक्यूरेसी जितनी होगी उतनी ही रिजल्ट में भी एक्यूरेसी होगी, सही है। अब मैं आपको ज़रा एक छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ। देखें, वैसे तो आपने देखा हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं। एक ऑब्जेक्ट ए है, कर लें कि 1.0121 मीटर है। एक हमारे पास ऑब्जेक्ट बी है, उसकी लेंथ कितनी है? 1.1211 मीटर है। एक तीसरा भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उस नाम कितना है जी? उसका नाम है सी, और उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है हमारे पास? 2.1312 मीटर्स, सही है। ये तीनों उनकी एग्जैक्ट लेंथ है। अब आपको वो ऑब्जेक्ट तीनों दे दिए जाते हैं, किसी को मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट दे दिए जाते हैं। एक बंदा है, उसको हमने एक ऑब्जेक्ट दे दिया ए, उसकी लेंथ उसने फाइंड की, मान लीजिए उसका नाम हम L1 रख देते हैं। उसने लेंथ मेजर की, तो वो लेंथ मेजर की उसने 1.0121 मीटर, ठीक है। उसने किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जिसने काफ़ी हद तक एक्यूरेट वैल्यू दे दी यहाँ पर, ठीक है। एक कोई दूसरा है जी हमारे पास ऑब्जेक्ट बी, उसको किसी और को दे दिया हमने मेजर करने के लिए, उसने कोई और इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया और आपको लेंथ मेजर करके दे दी 1.121 मीटर, ठीक है। तीसरे ऑब्जेक्ट आपने किसी और को दे दिया और उसने कोई और इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हुए आपको लेंथ मेजर करके दी, इसलिए यहाँ पर पॉइंट के बाद डेसिमल जो है वो कम ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसने कितनी लेंथ बताई आपको? 2.1 और 3 मीटर्स, ठीक है। अब सबसे लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग कौन सी है? ये वाली, जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, ठीक है। ये सबसे कम एक्यूरेट है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। सबसे कम एक्यूरेट जो है वो हमारे पास ये वाली है। अच्छा जी, अब अगर हम इन तीनों रीडिंग्स को ऐड करते हैं, ठीक है, इन तीनों को हमने कर लिया ऐड, यानी हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की जो लेंथ है ना, लेंथ, ठीक है, वो आपने ऐड कर ली, यानी इन तीनों को। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? 1 2 और 2 कितना हो जाता है जी हमारे पास? 4.011 कितना हो जाएगा? 2 1 और 2 3 3 और 3 6 हो गया। और यहाँ पर क्या आएगा? 2 और 1 कितना होता है हमारे पास? 3, और ये हमारे पास आ गया जी 1।
तो क्या ये एक्यूरेट मेजरमेंट है? आंसर होगा नो। अब यहाँ पर सबसे लीस्ट एक्यूरेट कौन सी है? 2.3 पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक, ठीक है। तो हमारी जो एक्यूरेट आंसर होगा वो कितना होगा? 4.26 तक एक्यूरेट होगा। इससे आगे वाले को हम स्किप कर देंगे, इतनी हम जो है वो फाइनल रिजल्ट में आएंगे। तो इस फाइनल रिजल्ट के अंदर जो एक्यूरेसी है ना, वो कौन कंट्रोल करता है? वो ये वाला कंट्रोल करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ऐसा कैसे? अब हमें प्रैक्टिकली करके बताएं कि ऐसा क्यों हुआ। अब देखिए ज़रा, अगर हम इन तीनों को डायरेक्टली ऐसे एक्यूरेट वैल्यू को मेजर करते हैं इन तीनों की, ठीक है, हमने किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से लिया कि सारों की एक्यूरेसी तकरीबन एक जैसी है। अब देखिए, अगर मैं A प्लस B प्लस C की ये वाली लेंथ ऐड करता तो 1 + 1 + 2 कितना होगा? 4। 4.011 कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है। और 1 और 2 3, 3 और 3 कितना हो गया? हमारे पास 6 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें, 2 और 1 कितना होता है? 3, 3 और 1 कितना होता है? 4, ठीक है। 1 1 और 2 ये हो गया 4। अब देख ले ज़रा, एक्यूरेट हमारे पास ये है बिल्कुल। अगर ये रीडिंग दी जाती है हमें इस तरह से, तो फिर हमारे पास ये रिजल्ट आता है। यहाँ पर देखें, हमने कहा कि अगर इन्हीं तीनों को ऐड करें तो 4.2631 आया, लेकिन हमने कहा कि 4.26 तक एक्यूरेट है, क्योंकि सबसे लीस्ट हमारे पास ये एक्यूरेट है। यहाँ तक जितने इसमें डिजिट्स हैं उतने डिजिट तक रखेंगे पॉइंट के बाद, तो फिर एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। इससे ज़्यादा लेंगे तो वो एक्यूरेट नहीं है। अब ये खुद देख सकते हैं कि 4.26 तक आपको सेम रिजल्ट मिला, 4.26 तक। उससे अगले दो डिजिट कौन से हैं? 4 4 हैं। हमारे पास कौन से हैं? 3 3, जो कि एक्यूरेट नहीं है। तो इसकी मेजरमेंट में जो एक्यूरेसी है वो कंट्रोल कौन कर रहा है? जो सबसे लीस्ट एक्यूरेट है। लीस्ट एक्यूरेट में अगर 2 डिजिट हैं तो आपका आंसर 2 डिजिट तक पॉइंट के बाद ठीक आएगा। उससे ज़्यादा लोगे तो वो गलत होगा। ये आपने देख लिया यहाँ पर। अगर ये तीनों देखें, इसमें 4 डेसिमल तक जो है हमारे पास नंबर मौजूद है। इन सबको ऐड किया तो हमारे पास एक्चुअल ये बनती है इसकी लेंथ 4.2644। लेकिन हमने मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट से लेंथ मेजर की। इसने बहुत अच्छी एक्यूरेट वैल्यू दी, इसने दरमियानी एक्यूरेसी के साथ दी, इसने सबसे कम एक्यूरेसी के साथ दी। इसके अंदर पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट था उसके अंदर आप उतने ही डिजिट रख सकते हैं कि जितने लीस्ट एक्यूरेट के अंदर मौजूद है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही आप रखेंगे। ये वजह है कि एक मेजरमेंट के अंदर जब आप ऐड कर रहे होते हैं, प्लस माइनस कर रहे होते हैं, तो आपके फाइनल रिजल्ट की एक्यूरेसी को कंट्रोल कौन करता है? सबसे कम एक्यूरेट जो मेजरमेंट है। सबसे कम एक्यूरेट मेजरमेंट यहाँ पर 2.13 है। तो आपका फाइनल रिजल्ट 4.26 आया, क्योंकि 26 तक 2 डिजिट तक हमारी एक्यूरेट होगी, उससे आगे वाली हमारी एक्यूरेट नहीं होगी। मैंने आपको यहाँ करके बता दिया 4.26 तक आप देख सकते हैं सेम आया, लेकिन नेक्स्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो आपके एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि आपकी जिसने इंस्ट्रूमेंट से आपने मेजर किया उसने फर्दर डिटेल यहाँ की प्रोवाइड ही नहीं की। आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पर क्या डिजिट्स हो सकते हैं। इसलिए जो सबसे लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग होती है वो आपके रिजल्ट को कंट्रोल कर रही होती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से उम्मीद करता हूं कि आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये हम यहाँ पर ऐसे बाउंड्री लगा देते हैं कि ये जस्ट हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। ठीक है, ऐसे चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 1.6 की जानिब, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड बाय अ स्टॉप वॉच, व्हाट टाइप ऑफ एरर आर पॉसिबल। अगर आप टाइम पीरियड मेजर करते हैं स्टॉप वॉच की हेल्प से, तो किस तरह के एरर्स का आपको सामना करना पड़ सकता है? इंतहाई आसान क्वेश्चन। 2 तरह के एरर आ सकते हैं। एक जो है वो आपके पास पर्सनल एरर होता है, दूसरा आपके पास सिस्टमैटिक एरर है। पर्सनल एरर का मतलब यह है कि आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप टाइम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, हो सकता है आपने स्टॉप वॉच प्रॉपरली ऑन या ऑफ ना की हो, उसकी वजह से उसके अंदर एरर आ जाए, वो पर्सनल एरर है, आपकी निग्लिजेंस की वजह से आया। आप इतने एक्टिव नहीं है कि आप प्रॉपरली ऑन या ऑफ कर रहे हैं स्टॉप वॉच को। ठीक है, आप प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे चीज़ों को, तो रीडिंग जो है वो सही नहीं आएगी, तो पर्सनल एरर इसके अंदर आ सकता है। सेकेंडली, जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं जिसकी हेल्प से आप टाइम पीरियड को कैलकुलेट कर रहे हैं, वो इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट है या नहीं, ये भी प्रॉब्लम कर सकता है। अगर उसकी प्रॉपर कैलिब्रेशन नहीं की गई, पुअर कैलिब्रेशन है, इनएक्यूरेट उसके ऊपर मार्किंग की जो निशान लगे होते हैं 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, अगर वो प्रॉपरली मार्क नहीं किए गए, यानी सही से मार्क नहीं किए गए, तो उसकी वजह से भी एरर आ सकता है। इसलिए 2 तरह का एरर इसके अंदर मुमकिन है। एक इंस्ट्रूमेंट गलत होने की वजह से, दूसरा पर्सनल एरर जो आपकी गलती की वजह से, आपकी निग्लिजेंस की वजह से, आप स्किलफुल नहीं है इतने कि आप प्रॉपरली रीडिंग ले पा रहे हैं। ठीक है, तो हम यूं बोलेंगे, द पॉसिबल एरर दैट माइट अकर आर पर्सनल एरर एंड सिस्टमैटिक एरर। द पर्सनल एरर अकर्स ड्यू टू निग्लिजेंस ऑफ द पर्सन, while the systematic error may be due to the poor calibration of instrument or inaccurate or incorrect marking है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 1.7 आता है, does dimensional analysis give any information on constant of proportionality appear in the experiment, explain why। ओके स्टूडेंट्स, हमने एक एक्सपेरिमेंट जो है वो एक एग्जांपल की थी जिसके अंदर हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट किया था सिंपल पेंडुलम का, और वहाँ पे हमने देखा था कि हमें जो टाइम पीरियड मिला था ना वो कुछ इस तरह से मिला था, t =
कांस्टेंट इंटू अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी, बट एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है, 2 पाई होता है। 2 पाई इस कांस्टेंट की वैल्यू है, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस ने हमें ये 2 पाई की वैल्यू नहीं दी थी, उसकी जगह पे जस्ट कांस्टेंट लिखा हुआ हमें मालूम हो रहा था। तो डायमेंशनल एनालिसिस से हम फॉर्मूले को बना सकते हैं, लेकिन उसका जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है उसकी वैल्यू को फाइंड हम नहीं कर सकते। अगर हमें कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो हम थ्योरेटिकली फाइंड कर सकते हैं या हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू उस चीज़ को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो आपको कांस्टेंट की वैल्यू नहीं देता, ठीक है। इसीलिए हम कहेंगे नो का एक नंबर होता है, याद रखिएगा। डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन about constant of proportionality. It can only be determined by experiment or by theory. आप एक्सपेरिमेंट करके इसको फाइंड कर लो, आप थ्योरी के थ्रू इसको फाइंड कर लो, लेकिन आपको डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो इसके बारे में, कांस्टेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है। एग्जांपल मैंने आपको यही दी है, यहाँ पर भी बताया हुआ है कि जब आप टाइम पीरियड कैलकुलेट करते थे सिंपल पेंडुलम का, तो वहाँ पर भी आपने देखा कि कांस्टेंट की कोई वैल्यू आपको नहीं मिलती थी, वहाँ पर जस्ट एक कांस्टेंट की टर्म लिखी होती थी। तो इससे पता चला कि डायमेंशनल एनालिसिस आपको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता अबाउट द कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब वेवलेंथ लैम्डा ऑफ अ वेव डिपेंड्स अपॉन द स्पीड v and frequency f. Knowing that dimension of lambda is equals to L, dimension of velocity is equals to L t power minus 1 and dimension of frequency is equals to t power minus 1. Decide which of the following is correct. अभी दो फार्मूले दिए गए हैं, डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हमने ये प्रूव करना है कि इनमें से कौन सा फार्मूला जो है वो ट्रू है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों तरफ की डायमेंशंस फाइंड करेंगे। अगर राइट हैंड साइड की डायमेंशन और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल आ जाती हैं तो वो फार्मूला ट्रू होगा, अगर वो इक्वल ना आई तो फार्मूला फिर गलत होगा। चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या बताया गया है, डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ टी पावर माइनस 1, तो यहाँ पे लगा देते हैं जी हम टी पावर माइनस 1, ठीक है। और जो हमें डायमेंशन बताई गई हैं जी वॉल्यूम की, वो क्या थी, सॉरी वेलोसिटी की, एल टी पावर माइनस 1, ठीक है। और वेवलेंथ की डायमेंशन क्या बताई गई है, एल। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, एल इंटू एल बन जाएगा एल स्क्वायर इंटू टी पावर माइनस 1, ठीक है। और इधर क्या है जी हमारे पास टी पावर माइनस 1। तो क्या ये इक्वल हैं, ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, तो ये फार्मूला आपका ट्रू नहीं है, ये गलत फार्मूला, रॉन्ग फार्मूला, ठीक है। ओके, अब हम इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशंस क्या होती हैं हमारे पास, एफ़ की डायमेंशन यहाँ बताई गई है टी पावर माइनस 1, ठीक है। इसी तरह से वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है हमारे पास, एल टी पावर माइनस 1, ठीक है। वेवलेंथ की डायमेंशन बताई गई हैं, ये बताई गई है एल, तो यहाँ पर लिख दें इसको एल। अब आप डिवाइड करें इसको, ठीक है, टी पावर माइनस 1, और यहाँ पर देखिए जी एल टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई एल, ये एल इस एल से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके पास आंसर आ जाएगा टी पावर माइनस 1, यहाँ पर भी आपके पास आंसर आ जाएगा टी पावर माइनस 1। तो ये वाला जो फार्मूला है ये डायमेंशनली करेक्ट है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, आप देख सकते हैं, ठीक है, डायमेंशनली। तो ये फार्मूला आपका ट्रू है और ये फार्मूला जो है वो आपका फॉल्स है, ये गलत फार्मूला है।